Which bond is playing important role in the formation of backbone of DNA? Phosphodiester bond. Very good. And for the binding of two strand of DNA, for the binding of two strand of DNA, hydrogen bond between A and T. How many number of hydrogen bond? And G and C? 3. G और C के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड कितने होंगे? वेरी गुड. एंड पर हेलिक्स टर्न कितनी लेंथ का है एंगस्ट्रॉम में? व्हाट इज द लेंथ ऑफ डीएनए पर हेलिक्स टर्न? एक हेलिक्स के टर्न में कितनी लेंथ है? लेंथ. नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेस पेयर इज 10. लेंथ ऑफ डीएनए हेलिक्स 34 एंगस्ट्रॉम. एंड पिच, पिच मतलब दो बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितनी है? पिच ऑफ स्ट्रैंड बोलते हैं उसको. दो बेस पेयर के बीच में कितनी लेंथ है? 3.4 एंगस्ट्रॉम. हेलिक्स जो यूनिवर्सल सबसे ज्यादा स्टेबल डीएनए है वो कैसा है? राइट हैंडेड हेलिक्स है या डबल हैंडेड हेलिक्स? वाह, सामने इमेज भी मैंने वही ओपन कर रखा है जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं. वेरी गुड. एंड 20 एंगस्ट्रॉम. तो देखो बेटा, ये वाली विड्थ है, ये इमेज में ही लिखा हुआ है ना, ये जो विड्थ है आपकी यहां से लेके यहां तक, ये विड्थ आपकी 20 एंगस्ट्रॉम. ये ऊपर मार्क किया हुआ है. क्लियर. नाउ अबाउट द ग्रूव्स. हाउ मेनी नंबर ऑफ ग्रूव्स present in one complete turn helix? 2 grooves. Name major and minor. Right handed beta. Right handed helix. ठीक है. और नेम ऑफ डीएनए इज बीडीएन. अगर आपसे पूछते हैं कि राइट हैंडेड हेलिक्स डीएनए का क्या नाम है, तो बीडीएनए. इसके अलावा जेड डीएनए, ए डीएनए होते हैं, उस पर हम लोग कभी चर्चा करेंगे फुर्सत में. ठीक है, यहाँ तक क्लियर सबको? आगे बढ़ते, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करना है फटाफट. एंड आज न्यूक्लिक एसिड कंप्लीट करते हैं. समझ नहीं आया मैम? वो क्या चीज बेटा? अभी हम आते हैं बेटा. एक इमेज है राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड की, उस पर बात करते हैं. चारगाफ रूल क्या कहता है? प्यूरिन इक्वल टू pyrimidine. ठीक है, प्यूरिन pyrimidine आपको कैलकुलेशन करने के लिए आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, वहां से आपको एक शॉर्ट नोट्स उसकी अच्छे से माइंड में सेट हो जाएगी. वाटसन एंड क्रिक की इंफॉर्मेशन मैं दे चुकी थी कि 1960 में उनको 62 में उनको नोबेल प्राइज मिला. ये वाली इंफॉर्मेशन मिसिंग थी, नोट डाउन कर लेना. 1953 में प्रपोज किया था डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल. ठीक है, मॉडल का नेम डायरेक्ट पूछ लिया जाता है. एंड गोल्डन जुबली ईयर ऑफ डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए एंजॉय किया गया था 2003 में. एंड कितनी अच्छी बात है कि हम लोग पूरा कंप्लीट जो न्यू ईयर पे हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट जो बेसिस है बायोलॉजी की उसको देख रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल को. कल क्लास कल क्लास इस टाइम तो नहीं होगी, इसके पहले, क्योंकि इस टाइम तक तो मैं मुंबई पहुंच जाऊंगी बेटा. नहीं, इस टाइम तो मैं फ्लाइट में होंगी. 11:30 बजे.
मुंबई लैंड करूंगी तो बोलो तो एयरपोर्ट से क्लास ले लूंगी, नहीं तो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर डाल देंगे, या तो इवनिंग इवनिंग में प्लान कर लेंगे, अपने फ्रेंड के घर से ले लेंगे, हम बताएंगे कल का कल अपडेट करेंगे तुम लोग। अभी आज पे फोकस करो। Golden Jubilee year of double helical model of DNA is 2003 and it is related to Human Genome Project जो 2001-3 में कंप्लीट हुआ था। उस वक्त इसको भी काफी ज्यादा सेलिब्रेट किया था। हेलिकल नेचर ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट टाइम डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय फ्रैंकलिन। डिमॉन्स्ट्रेटेड है, ठीक। तो स्ट्रक्चर दिया किसने, डिमॉन्स्ट्रेट किसने किया, क्या हुआ, ये सब अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं। मैंने कल भी इमेज दिखाया था कि रियल मॉडल, ये वॉटसन एंड क्रिक है उनका रियल मॉडल, और ओल्ड एज फोटोग्राफ है उनकी। पिच की बात होगी, पिच याद रखना है, नैनोमीटर में 0.34 नैनोमीटर होगा और एंगस्ट्रॉम में 3.4 एंगस्ट्रॉम रहेगा। क्लियर। राइट हैंडेड डबल हैंडेड हेलिक्स आप समझ लो कि जो क्वाइलिंग है बेटा, अगेन जैसे अभी हम लोगों ने वो बनाया था ना कार्बोहाइड्रेट का रिंग स्ट्रक्चर, तो हम उसको इस साइड से रिंग में बना सकते थे और इस साइड से भी घुमा दे, इस डायरेक्शन में मूव कराएंगे तो भी रिंग बनेगा, इस डायरेक्शन में मूव कराएंगे तो भी। उसी तरीके से ये राइट क्वाइलिंग होनी है, इनके बीच में पेयरिंग होनी है। तो ये स्ट्रैंड इस साइड से आके ज्वाइंट हो जाए या इस साइड से आके ज्वाइंट हो जाए, फिर ये इधर की तरफ मूव कर जाए या इधर की तरफ मूव कर जाए। तो एक क्या होता है राइट हैंडेड हो जाता है, एक क्या होता है लेफ्ट हैंडेड डबल हेलिक्स का ओरिएंटेशन हो जाता है। देखो अब इस इमेज में जैसे ये वाला कैसे है, आपके राइट हैंड, आप दो रिबन लो और रिबन को आप फोल्ड करके, दो डोरी लो हाथ में, रोप लो, कुछ भी लो और उसको फोल्ड करके आप देखोगे ना, दो रबड़ बैंड लो, तो आप उसको देखोगे कि या तो वो आप राइट हैंडेड फोल्ड बना रहे होगे या तो वो उसको आप लेफ्ट हैंडेड फोल्ड बना रहे होगे। अरे जैसे एक गेम नहीं होता है क्या उसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश वगैरह तुम लोग तो यूज करते हो, हम लोग बचपन में उसमें बोलते थे कि कोड़ा बादाम खाए पीछे देखे मार खाई, तो हाथ में एक रस्सी रस्सी जैसा या मम्मी लोगों से दुपट्टा वगैरह लेके उसको इस तरीके से ऐंठ देते थे, खूब अच्छे से ऐंठ देते थे। तो ऐंठने से क्या होता था कि वो एक उसके तरीके से, जैसे आप उससे मारोगे तो चोट लगेगी, ठीक है, तो उसको कोड़ा बोलते थे, हंटर जैसे बोलते हैं ना उस तरीके से। तो ये जब आप कोई भी चीज क्वाइल्ड करोगे तो वो ट्विस्टेड फॉर्म में होगा। सेम हियर, यहाँ पे भी वही चीज अप्लाई हो रहा है, ट्विस्टेड फॉर्म में ये स्ट्रक्चर है। क्लियर। तो या तो वो राइट हैंडेड आप क्वाइल कर रहे हो या तो उसको लेफ्ट हैंडेड क्वाइल करोगे। क्लियर, समझ में आया अभी। तो बी डीएनए जो होता है दैट इज राइट हैंडेड डीएनए एंड यही मोस्ट स्टेबल डीएनए का फॉर्म है। क्लियर बेटा। ठीक है, कुछ नोबेल प्राइज विनर हैं फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन के, जिनका पूरा सब कंट्रीब्यूशन है, फ्रैंकलिन, विल्किंस, फ्रांसिस क्रिक एंड वॉटसन। ठीक है, और इसके बाद वॉटसन एंड क्रिक के काम के साथ मेजरसन एंड स्टॉल आ गए थे, तो उन्होंने डीएनए का रेप्लिकेशन मॉडल दिया था। देखेंगे जैसे बेटा सीक्वेंस में आती जाएंगी चीजें। अरे भाई ठीक है, कॉर्नबर्ग डिस्कवर्ड एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज, अब डीएनए का क्या बन रहा है बेटा, चेन बन रही है ना, पॉलीपेप्टाइड की चेन। तो यहाँ पे अगेन एक एंजाइम रोल प्ले कर रहा होगा। तो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलीमराइजेशन ऑफ डीएनए इज नोन एज डीएनए पॉलीमरेज। क्या फंक्शन कर रहा है डीएनए का, पॉलीमराइजेशन। इज इट क्लियर। ठीक है, फ्रॉम कहां से आइसोलेट किया गया था इसको, इकोलाई बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया था। ध्यान में रखना, कॉर्नबर्ग डिस्कवर्ड एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, और ये एंजाइम भी आपको आरडीटी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आप पढ़ोगे, बायोटेक्नोलॉजी जब 12th में पढ़ोगे, एंड जब आप रेप्लिकेशन पढ़ोगे, जब ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन पढ़ोगे, तो ये एंजाइम आपको जगह जगह जहाँ पे डीएनए डीएनए का पॉलीमर रिएक्शन होगा वहां पे एंजाइम की बातें होंगी, इसके टाइप्स की बात होंगी। Clear? By the use of DNA polymerase, Kornberg first time synthesized DNA in the laboratory. अच्छा, अब ये टर्म शायद पहले भी बता चुके होंगे। इन विट्रो, जब कुछ चीज लैब में प्रोड्यूस होती है तो उसको इन विट्रो बोलते हैं, और
जब नेचुरली कुछ सिंथेसाइज हो रहा है तो उसको इन विवो बोलेंगे। ठीक है, जैसे बॉडी के अंदर डीएनए का बनना, दैट इज इन विवो प्रोसेस। कुछ भी प्रोटीन का बनना, इन विवो प्रोसेस। हम टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन करा रहे हैं तो दैट इज इन विट्रो। तो ये टर्म नोट कर लेना, इन विवो, नेचुरल, ठीक है, इनसाइड द बॉडी। जिस रिस्पेक्ट में हम बात करें, प्लांट के केस में, एनिमल के केस में, या वट एवर, तो वो इन विवो हो जाएगा। अगर हम उसको एक्सपेरिमेंटल प्रोड्यूस करा रहे हैं तो दैट विल बी इन विट्रो। जैसे आईवीएफ टेक्नोलॉजी सुने होगे तुम लोग, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, स्पर्म एंड ओवम का लेबोरेटरी में फ्यूजन करा के एम्ब्रियो फॉर्म करके फिर उसको प्लांट इम्प्लांट कर देते हैं यूट्रस में, तो बेबी फिर वहां पे डेवलप करता है, फीटस डेवलप करता है। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन विट्रो? जब हम लेबोरेटरी में उसी प्रोसेस को करते हैं एक्सपेरिमेंटली, तो देन दैट इज नोन एज इन विट्रो। By the use of DNA polymerase, Kornberg first time synthesized DNA in the laboratory. In vitro DNA synthesis or DNA synthesis in cell free extract, एक एक्सट्रैक्ट से उन्होंने आइसोलेट किया, ठीक है, डीएनए सिंथेसिस को, और वहां पे उन्होंने मतलब बिना सेल फ्री, मतलब सेल नहीं है, मटेरियल कंटेंट है एक सेल के बाहर, उन्होंने प्रोसेस कर लिया। क्लियर बेटा? डीएनए सिंथेसिस के लिए न्यूक्लियस के इनसाइड कंटेंट को उन्होंने लेबोरेटरी में क्रिएट किया, जो मीडियम वहां पे चाहिए था, और उससे उन्होंने डीएनए सिंथेसाइज कर लिया। ठीक है, मैंने भी अपना जो एक्सपेरिमेंट वाला टाइम था, स्टडी वाले टाइम में, मैंने डीएनए का एक्सट्रैक्शन किया हुआ है, पीसीआर किया हुआ है, ये सब एक्सपेरिमेंट कुछ किए हुए हैं हम लोगों ने, मतलब अपने आंखों से डीएनए को देखा हुआ है। फॉर दिस ही गॉट नोबेल प्राइज इन 1959। किसकी बात हो रही है बेटा? कॉर्नबर्ग की। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है, नोट डाउन कर लेना तुम। इन विट्रो इन लेबोरेटरी ग्लासवेयर को यूज करके इन विट्रो डीएनए सिंथेसिस कॉर्नबर्ग ने किया था। इन विट्रो आरएनए सिंथेसिस ओक्वा, ठीक है, ओक्वा ने इन विट्रो आरएनए सिंथेसिस की थी। एंड देन सैपिरो, एक साइंटिस्ट है, वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू ऑब्टेन अ फोटोग्राफ ऑफ जीन, एंड दिस इज लैक्टोज जीन। लैक से लैक्टोज जीन, इतना अभी नहीं भी याद रखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि लैक ओपेरॉन अगेन आपको पूरा 12th में पढ़ना है। तो जगह जगह इंफॉर्मेशन आती रहेंगी बेटा इसकी डेप्थ की, वहां पे आप को ये ध्यान थोड़ा सा रखोगे कनेक्टिव वे में तो ठीक रहेगा। Now, in one polynucleotide chain, phosphodiester bond form in double helix of DNA, hydrogen bond present. ये तो कल की बातें हैं। In between nucleotide of a polynucleotide chain, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में क्या है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड रहेगा प्रेजेंट। ये क्वेश्चन आता है बेटा। अब यहाँ पे जैसे कल आप लोग को क्वेश्चन कर रही थी मैं, वही सब ये पॉइंट है कि अगर दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में बॉन्ड की बात हो रही है तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा, वहां पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। इन बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डबल हेलिक्स, दो न्यूक्लियोटाइड की डबल हेलिक्स की बात होगी। डबल हेलिक्स के न्यूक्लियोटाइड आपस में बाइंड करें, मतलब अगर आपसे पूछता है डीएनए में डबल हेलिक्स में बाइंडिंग में कौन रोल प्ले कर रहा है, तो आप हाइड्रोजन बॉन्ड को टिक कर सकते हो। लेकिन एक सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, तो मैंने आपको बताया वो नाइट्रोजनस बेस साइड में फ्री है। क्लियर बेटा? बाइंडिंग आपकी ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कर रही है। लैडर ऑफ डीएनए हाइड्रोजन बॉन्ड का बना हुआ है, बैकबोन ऑफ डीएनए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का बना हुआ है। तो सब कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं, नोट डाउन कर लेना एक जगह। अब ये तो हो गया तुम्हारा सब कुछ न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड। नाउ एक पोर्शन दिया हुआ है जो हम लोगों ने जगह जगह सारे बॉन्ड पढ़े हैं, उसकी हेडिंग दी हुई है एनसीईआरटी में 9.8 हेडिंग पे। नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स इन अ पॉलीमर। इट मीन्स कि जो भी हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, डाइस्टर बॉन्ड इनकी बात कर लिए, उन्हीं सारे बॉन्ड का ये पैराग्राफ है। आपने तो सब कवर कर लिया, तो फटाफट एक रिकॉल कर लो। In a polypeptide or a protein, amino acids are linked by a peptide bond. ठीक है, कंट्रीब्यूशन किसका होगा इसमें? कार्बोक्सिल ग्रुप का और अमाइनो ग्रुप का। इज फॉर्म्ड व्हेन द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड रिएक्ट विद द अमाइनो ग्रुप ऑफ द नेक्स्ट अमाइनो एसिड विद द एलिमिनेशन ऑफ अ वाटर मोइटी। इतनी सी बात है, इसको हम लोगों ने कंडेंसेशन डिहाइड्रेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये चीजें देखी और इस रिएक्शन को भी बना के देखा, मतलब ड्रॉ किया हुआ है, समझा हुआ है। The process is called dehydration.
इन अब ये आपका एनसीईआरटी में मार्क होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे आपका स्टार मार्क होना चाहिए, अंडरलाइन होना चाहिए, इस तरीके से आप यहाँ से पॉइंट निकालोगे कौन कौन सा ग्रुप इन्वॉल्व है बॉन्ड को बनाने में, वो आपके एमसीक्यूज बनेंगे। इन अ पॉलीसैकेराइड द इंडिविजुअल मोनोसैकेराइड, ये तो हो गया तुम्हारा अमीनो एसिड की बात, प्रोटीन की बात। इन अ पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट की बात, वहां पे मोनोसैकेराइड लिंक्ड होंगे किससे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहाँ पे सिर्फ ग्लाइकोसिडिक दिखा हुआ है, आप तो अल्फा 1,4 बीटा 1,4 अल्फा 1,2 इस तरीके की भी बॉन्डिंग और उनके पैटर्न भी देख चुके हो, तो जस्ट एक बार रिकॉल कर लेना सर। दिस बॉन्ड इज ऑल्सो फॉर्म्ड बाय द डिहाइड्रेशन, अगेन वाटर निकलेगा एंड दो मॉलिक्यूल कंडेंस करेंगे तो कंडेंसेशन रिएक्शन। This bond is formed between two carbon atoms of two adjacent monosaccharide. अब ये डायरेक्ट लाइन आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, और उन्हीं दो कार्बन की आप लेवलिंग कर रहे हो, जैसे 1,4 तो एक का कार्बन 1 एक का कार्बन 4, एक से हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक से H प्लस आयन निकलेगा और फाइनली आपका H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा और दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी। इन अ न्यूक्लिक एसिड अ फॉस्फेट moiety linked 3 carbon of one sugar and one nucleotide to the fifth carbon of the other sugar. अदर सुगर क्या, फिफ्थ कार्बन एंड एक सुगर का थर्ड कार्बन से ज्वाइंट रहेगा कौन, फॉस्फेट की मोइटी, मतलब फॉस्फेट का स्ट्रक्चर। मोइटी मतलब कोई एक ऐसी छोटी यूनिट जो यूज हो रही हो, ठीक है, मोइटी, phosphate moiety links the three carbon of one sugar of one nucleotide to the fifth carbon of the sugar of the succeeding nucleotide. Succeeding means just alter, जो next होगा, क्लियर, उससे ज्वाइंट करता जाएगा। और देखा हमने ये बैकबोन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड में जब पी एस ऊपर एक एस से एक नीचे सुगर से एक ऊपर सुगर से एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल ज्वाइंट होता है, क्लियर। The bond between the phosphate and hydroxyl group of sugar is an ester bond. Clear? As there is one such ester bond on either side, it is called phosphodiester bond. एक बॉन्ड की बात करेगा, एक अब देखो ये भी फिर क्वेश्चन होता है कि एक सुगर मॉलिक्यूल और एक फॉस्फेट के बीच में कौन सी बॉन्ड बनेगी, ऑप्शन में आ जाएगा एस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, बोथ, नन। ठीक, थोड़ा सा अटेंटिव नहीं रहोगे और फॉस्फोडाइज ऊपर ऊपर वो मेंशन कर देगा, इन अ न्यूक्लिक एसिड वन सुगर मॉलिक्यूल विद द फॉस्फेट ग्रुप, वन सुगर मॉलिक्यूल विद द फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच्ड बाय एस्टर बॉन्ड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फटाफट टिक करोगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, गलत हो जाएगा, एक सुगर मॉलिक्यूल एक फॉस्फेट से, एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल एक सुगर मॉलिक्यूल से सिर्फ और सिर्फ एस्टर बॉन्ड से होगा। जब दो मॉलिक्यूल की बात की जाएगी तब ये एक एस्टर बॉन्ड ये एक एस्टर बॉन्ड, देन वी से इट फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। इज इट क्लियर? यस बेटा, ठीक है, तो एज देयर इज वन सच एस्टर बॉन्ड इट इज कॉल्ड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये सारे बॉन्ड में तो आई थिंक कोई डाउट नहीं है, फटाफट से ये पैराग्राफ कंप्लीट कर लेना एनसीईआरटी से रीड करके। Now, nucleic acid exhibit a wide variety of secondary structure. For example, ये सब हमने लाइन पहले भी दे दी थी तुम्हें, उस नोट्स में भी एनसीईआरटी के पॉइंट्स थे। One of secondary structure is exhibited by DNA is the famous Watson and Crick model. BDNA वाला राइट हैंडेड हेलिक्स का मॉडल है, तो ये इंफॉर्मेशन आपको जो एड ऑन मिली है उसको आप नोट डाउन करके रखो। ये वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल क्या था, ठीक है, राइट हैंडेड डबल हेलिक्स एंड which follow the Chargaff rule. Which fitted to Chargaff's rule. The two strands of polynucleotide are anti-parallel, that is run in opposite direction. The backbone is formed by the sugar phosphate sugar chain. ठीक है, बैकबोन की बात करेंगे तो SPS, तब आएगा आपका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। देखो ये जो पॉइंट बता रहे हैं ना बेटा, इस पे लिखोगे नहीं तो गलतियां हो सकती है, अटेंटिव नहीं रहोगे तो। द नाइट्रोजन बेसिस आर प्रोजेक्टेड more or less perpendicular to this backbone but face inside, अंदर की तरफ
देखा हमने, इनसे शुगर से अटैच्ड आपके नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होंगे, और एक सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बात होगी तो ये कोई बॉन्ड नहीं बना रहे होंगे, सिर्फ शुगर के साथ अटैच्ड होंगे। शुगर के साथ जो इनको अटैचमेंट के लिए बाइंडिंग बनेगी वही बाइंडिंग वहां पे फॉर्म करेगी। क्लियर? ए एंड जी ऑफ वन स्ट्रैंड कंपल्सरीली बेस पेयर्स विद टी एंड सी रिस्पेक्टिवली ऑन द अदर हैंड, दैट इज चारगाफ रूल ऑफ बेस पेयरिंग। चारगाफ ने जो रूल दिया था उसको चारगाफ रूल ऑफ बेस पेयरिंग बोलते हैं। क्लियर? अब ये आपका एनसीईआरटी का ही इमेज है, यहाँ पे आप देख रहे हो। बॉन्ड को काउंट करो तो हाइड्रोजन बॉन्ड 3 and 2 है, इसमें कुछ आपको बहुत ही रॉकेट साइंस नहीं है। Now information, there are 2 hydrogen bonds between A and T and 3 hydrogen bonds between G and C. Each strands appear like a helical staircase. Each step of ascent is represented by a pair of bases. ठीक है, एसेंट मतलब एक आगे बढ़ता हुआ हर एक स्टेप, ठीक है, जिसको हम एक्सियल राइज भी बोलते हैं, जो हम 3.4 एंगस्ट्रॉम बोल रहे थे, उस चीज की बात हो रही है। एट ईच स्टेप ऑफ एसेंट द स्ट्रैंड टर्न 36 डिग्री। अब टर्न, ये एंगल की बात हो रही है। वन फुल टर्न ऑफ द हेलिकल स्ट्रैंड वुड इन्वॉल्व 10 स्टेप्स। ये ईच स्टेप की बात की, ऐसे हमने कल कैलकुलेट करके देखा था कि 10 स्टेप या कह ले 10 बेस पेयर अटैच्ड होना, क्योंकि जब हम देख रहे हैं डीएनए डबल हेलिक्स तो उसमें इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले कर रही है, ये लैडर, ठीक है, ये बीच वाली। तो ये कितना है, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप। तो इस तरीके से आपके जब 10 स्टेप या यू कैन से इट 10 बेस पेयर्स आपस में दो स्ट्रैंड के पेयर बना लेंगे, तब आपका एक हेलिकल टर्न होगा। क्लियर? अटेम्प्ट ड्राइंग अ लाइन डायग्राम, द पिच वुड बी 34 एंगस्ट्रॉन। जो आपका पूरा लेंथ है वो कैसा हो जाएगा, 34 एंगस्ट्रॉन का होगा। एंड द एक्सियल राइज पिच, ठीक है, राइज पर बेस पेयर वुड बी 3.4 एंगस्ट्रॉन। तो ये डेटा ध्यान में रखना। This form of DNA with the above mentioned silent feature is called bDNA. In higher class, you will be told that there are more than a dozen forms of DNA named after English alphabet with unique structural features. और ये सब आपको कुछ कुछ हम इम्पोर्टेंट है, जेड डीएनए के बारे में आता है, ये डीएनए के बारे में आता है, वो सब हम लोग एक बार कंपैरेटिव कि किसमें कितना बेस पेयर होता है और कितने सीक्वेंस, कितना हेलिक्स का टर्न, क्या स्ट्रक्चर होता है, वो सब चीजें एक बस टेबल के फॉर्म में हमें पढ़ना होगा। क्लियर? ठीक, बाकी हमें ये ध्यान में रखना है जो जनरल हम लोग देख रहे हैं, जो जनरल फॉलो हो रहा है, दैट इज एडीएनए, सॉरी बीडीएनए। कितना टाइम हो गया, 12 बज रहे हैं। चलो अब जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे मैक्रोमोलिक्यूल में प्रोटीन का ही फॉर्म। मैक्रोमोलिक्यूल सब खत्म हो गए, बायोमोलिक्यूल सब खत्म, मतलब माइक्रोमोलिक्यूल खत्म हो गए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। एक पोर्शन हमें देखना है मेटाबोलाइट्स का, प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट। एक पैराग्राफ दिया होगा उससे रिलेटेड थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, एंड उसके बाद हमें देखने हैं डिफरेंट टाइप्स के थोड़े से एंजाइम्स की कैटेगरी की, किस तरीके से एंजाइम्स वर्क करते हैं। क्लियर? तो इंट्रोडक्शन हम दे रहे हैं, तो एंजाइम्स तुम्हारे उस तरीके से हैं जो दो के बीच में कोई रिएक्शन कराने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा रहे हैं, या एक सिंगल को कन्वर्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, दैट आर एंजाइम्स। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। विदाउट कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या होता है, जो नेचुरली एक प्रोसेस चल रही है उसके रेट को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, कैटालिटिक रिएक्शंस क्या होते हैं कि किसी के प्रेजेंस में वो रिएक्शन फास्ट जल्दी हो गया। ठीक है, तुम दो लोग हो आपस में, एकदम ऐसा हो रहा है कि गुस्सा आया हुआ है, गुस्सा आया हुआ है, लेकिन इग्नोर कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, तो अभी थर्ड कोई आए और उसने एकदम, वो तेरे बारे में ये कह रहा था, वो तेरे बारे में ये कह रहा था, और क्या हुआ, जो दो अंदर अंदर गुस्से में चल रहे थे वो दोनों लड़ गए। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, वो जो उनके अंदर का गुस्सा था वो एक्शन लेने में शायद टाइम लगा था, लेकिन वो तीसरे के आने की वजह से एकदम फटाफट लड़ाई झगड़े हो गए। तो वो तीसरा क्या होगा बेटा, कैटालिटिक एक्टिविटी करिए।
ठीक है, उसका कोई लेना देना नहीं था, ना वो उसने हाथ उठाया, ना उसने मरहम लगाई, उसने सिर्फ झगड़ा करवा दिया, तो रेट को फास्ट कर दिया। क्लियर? तो मेन अगर देखो आपने फूड इनगल्फ किया है, और कोई भी आपको जस्ट अब ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप एज्यूम करना है इसमें, तो अगर आपने जो फूड लिया है ना उसको डाइजेस्ट करने में विदाउट एंजाइमेटिक आपको लग जाएंगे 16 साल। 16 years scientific calculated years है कि you will undergo the digestion process naturally without in presence of enzymatic reaction. It will takes place around 16 years. क्लियर बेटा? अब क्या आप आज खाना खाओ और 16 साल में वो डाइजेस्ट हो, इस तरीके की पॉसिबिलिटी होगी क्या? तो बॉडी कैसे ग्रोथ लेगी, कैसे बढ़ेगी चीजें? तो हमारी जो एंजाइमेटिक सिस्टम है उससे हमारा बहुत ज्यादा कंट्रोल, मतलब बहुत फास्टली हम उस प्रोसेस को कर रहे हैं, 4 to 5 आवर में पूरा कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। तो मीन्स हम एक तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर रहे हैं यहाँ पे, फास्ट कर रहे हैं। वो तो मैंने एग्जांपल दिया। इस तरीके से आपकी जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रही है, जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रही हैं, सभी में एंजाइम्स यूज हो रहे हैं और उसने रेट को कंट्रोल कर रखा है। क्लियर? कुछ अब ये इमेज क्या शो कर रहा है, किसी काम को करने में उसको हैवी हैवी फील हो रहा था, एंजाइम आया, उस चीज को ब्रेक डाउन किया और उसने उस रिएक्शन को लाइट कर दिया। क्लियर? यहाँ पे क्या शो हो रहा है, अब ये सबस्ट्रेट एक्टिव साइट एंजाइम में एंजाइम कोई पार्टिसिपेट नहीं करता। देखो प्रोडक्ट के बनने में एंजाइम का ऐसा नहीं कि यहाँ से सी निकल के एच निकल के चला गया और वो प्रोडक्ट को बनाया। सिंपल सी चीज है, एंजाइम बाइंड किया सबस्ट्रेट से, ठीक है, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है ईएस कॉम्प्लेक्स, देन ईपी कॉम्प्लेक्स, एंड देन ई प्लस पी। ये रिएक्शन है, ये जनरल रिएक्शन है। क्लियर? एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड करता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स थोड़े टाइम में बनेगा, और एंजाइम सबस्ट्रेट और एंजाइम प्रोडक्ट रिएक्शन, प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट, ये सब हम फिर से बताएंगे अच्छे से, अभी जस्ट हम ओवरव्यू देके बंद कर देते हैं। इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स है ये, ठीक है, मतलब ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स, बहुत थोड़े टाइम के लिए बनेंगे, और ये भी ब्रेक डाउन, ये तो पहले ही अलग अलग था, और ये फिर सेपरेट हो जाता है और एंजाइम फ्री हो जाता है दूसरे सबस्ट्रेट को पकड़ने के लिए। तो एंजाइम ऐसा नहीं है कि वो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में रोल प्ले कर दिया, जैसे इसने अपना को, यहाँ पे देखो तुम, कोई भी पोर्शन एंजाइम का टूट के इसमें नहीं गया है, इसने जस्ट स्टेज प्रोवाइड की, बाइंडिंग कराया, रिएक्शन को फास्ट कराया, एंड देन प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के बाद उसको रिमूव कर दिया। क्लियर है? तो जस्ट एक इंट्रोडक्टरी है। इसके बाद हम लोग कल के लेक्चर में देखेंगे एंजाइम की एक्टिविटी और एंजाइम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। कोई डाउट न्यूक्लिक एसिड को लेके? वी विल स्टडी ओनली बी। नहीं, एक कंपैरेटिव हम लोग बेटा देखेंगे थोड़ा सा। अभी अच्छे से इसको अच्छे से सब रिवाइज कर लेना और एनसीईआरटी के पॉइंट्स देख लेना। क्लियर? कंप्लीट कर लेना, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में एंजाइम्स देखते हैं। चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड डे, एंजॉय करना, हैप्पी न्यू ईयर। तुमको बोलने, रुको मैं कैमरा ऑन कर रही हूँ, तुम लोग इसको विश कर दो। Happy birthday. Thank you. Happy New Year. Same to you. चलो बाय कर लो अच्छे से। Bye. बाय बेटा, बाय बाय।